क्लास 10th में हो, बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ढूंढ रहे हो। प्रिपरेशन तो हो गई है बट रिवीजन करना चाह रहे हो तो बिल्कुल सही जगह पहुंच गए हो, क्योंकि हम आज के इस वीडियो में बहुत ही रैपिड रिवीजन करने वाले हैं चैप्टर लाइफ प्रोसेस। रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिससे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नाउ लेट अस टॉक अबाउट ट्रांसपोर्टेशन। हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन हो पाता है पॉसिबल बिकॉज ऑफ द ब्लड। हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम है, प्लांट्स के अंदर वैस्कुलर सिस्टम होता है। अब आ जाते हैं बेटा अपनी आखिरी लाइफ प्रोसेस पे जिसका नाम है एक्सक्रीशन। अब बहुत बच्चों को समझ ही नहीं आता एक्सक्रीशन क्या है। हाय, क्लास 10th में हो, बोर्ड्स एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ढूंढ रहे हो एक ऐसी वीडियो जहां पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो जाए, या फिर प्रिपरेशन तो कर ली है और चाहते हो कि क्विक तरीके से रैपिड तरीके से तुम्हारा लाइफ प्रोसेस चैप्टर रिवाइज हो जाए, तो भाई सारे पूकीज एंड पोटैटोस बिल्कुल सही जगह पहुंच गए हो, क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत ही क्विक तरीके से रैपिड तरीके से रिवाइज करेंगे चैप्टर लाइफ प्रोसेस को। अब ये रिवीजन होने वाली है विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट, टेबल्स एंड डायग्राम्स। तो भाई रेडी हो जाओ, खोल लो अपनी एनसीईआरटी, क्योंकि हम बहुत ही फास्ट करने वाले हैं चैप्टर लाइफ प्रोसेस को रिवाइज। हो सकता है किसी को मेरी स्पीड बहुत ज्यादा लगे, तो भाई ऐसे बच्चों के लिए मैं एडवाइस करूंगी कि थोड़ा सा स्लो डाउन करके वीडियो को देखें, अदरवाइज नॉर्मल स्पीड पे भी देख सकते हो। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं विद द रैपिड रिवीजन, क्विक रिवीजन ऑफ चैप्टर लाइफ प्रोसेस। चैप्टर का नाम लाइफ प्रोसेस है, यानी कि ऐसे प्रोसेसेस जिनकी वजह से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा रह पाता है, सर्वाइव कर पाता है, सस्टेन कर पाता है। तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिन प्रोसेसेस की वजह से सर्वाइव कर पा रहे हैं, उन प्रोसेसेस को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। हम 4 लाइफ प्रोसेस पढ़ते हैं। पहली है हमारी न्यूट्रिशन, दूसरा है रेस्पिरेशन, तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन एंड चौथा है एक्सक्रीशन। शॉर्ट में बताती हूं, न्यूट्रिशन वो प्रोसेस होती है जिससे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड को ऑब्टेन करता है और फूड को ऑब्टेन करने के बाद वो उसको यूटिलाइज करता है, वो सब न्यूट्रिशन की प्रोसेस में आ जाता है। रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिससे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो फूड से एनर्जी बनाने की प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। ट्रांसपोर्टेशन एक सिंपल इंग्लिश का टर्म है, चीजों को इधर से उधर पहुंचाना इस ट्रांसपोर्टेशन। हमारी बॉडी में ब्लड की मदद से हम फूड को, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, वेस्ट को, हार्मोन्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा पाते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज आल्सो अ लाइफ प्रोसेस। देन आ जाता है एक्सक्रीशन। हमारी बॉडी में बहुत सारा वेस्ट बन रहा है, उस वेस्ट के रिमूवल की प्रोसेस को ही हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। तो अब एक एक करके हम इन सारी प्रोसेसेस को जल्दी से देख लेते हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन 2 तरीके का हो सकता है। एक होता है हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और एक होता है हमारा हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जिस न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है, ऐसे न्यूट्रिशन को हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। एंड जो ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दिखाते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में अगर ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना रहा है, तो इस बात पर डिपेंड करता है कि वो अपना खाना बनाने के लिए कौन सी एनर्जी को यूज कर रहा है। अगर वो अपना खाना खुद बनाने के लिए यूज कर रहा है लाइट एनर्जी को अगर वो यूज कर रहा है, तो यानी कि वो करेगा फोटोसिंथेसिस। तो जो भी ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करके अपना खाना खुद बनाते हैं, उस तरीके के न्यूट्रिशन को बोला जाता है फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटो मतलब खुद बनाने वाला, फोटो मतलब लाइट की मदद से खाना खुद बनाने वाला। तो फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना कौन बनाते हैं? ग्रीन प्लांट्स, साइनोबैक्टीरिया, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। देन हमारे पास आ जाता है कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ये ऑर्गेनिजम्स भी अपना खाना खुद बनाते हैं, बट अपना खाना खुद बनाने के लिए यूज करते हैं कीमो मतलब केमिकल्स को। तो अपने आसपास के सराउंडिंग्स में से डिफरेंट केमिकल्स को यूज करके, उन केमिकल एनर्जी को यूज करके अपना खाना खुद बनाते हैं। एंड ऐसा कर पाते हैं कुछ बैक्टीरिया जैसे कि नाइट्रोसोमोनाज, नाइट्रोबैक्टर, कुछ अलग तरीके के बैक्टीरिया होते हैं जो ऐसा न्यूट्रिशन दिखाते हैं। फिर आ जाते हैं हमारे पास हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होता है अपनी फूड के लिए। तो जो ऑर्गेनिज्म दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए, ऐसे ऑर्गेनिज्म्स को हेटरोट्रॉफ्स बोला जाता है। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन 3 तरीके का हो सकता है, होलोजोइक, सैप्रोट्रॉफिक, पैरासिटिक। होलोजोइक न्यूट्रिशन, होल यानी कि इसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है, पूरे के पूरे फूड को अपनी बॉडी के अंदर ले जाता है और अपनी बॉडी के अंदर ले जाकर उसको तोड़ता है। जैसे कि हम खाना खाते हैं, खाना हमारी बॉडी के अंदर गया, हमारी बॉडी के अंदर जाके हम उसको डाइजेस्ट करते हैं और फिर उसको हमारी बॉडी यूज करती है। ऐसा कौन कौन करता है? अगर आपने हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर ये सब टर्म सुने हैं, सब के सब होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर आ जाते हैं। तो ह्यूमन है, काउ है, डॉग है, एंड नॉट ओनली दिस, कुछ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो होलोजोइक न्यूट्रिशन दिखाते हैं, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, दोनों ही क्या है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। देन आ जाता है हमारे पास सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ये वो वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरे डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ये डेड एंड डीकेइंग मैटर, मरे हुए सड़ी हुई चीजों के ऊपर फीड करते हैं और उनके ऊपर ग्रो करते हैं। मेनली हमारे फंजाई ये वाला न्यूट्रिशन दिखाते हैं, जितने भी डीकंपोजर होते हैं वो ये वाला न्यूट्रिशन दिखाते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं बेटा, ब्रेड मोल्ड जिसको हम राइजोपस भी बोलते हैं, ईस्ट ये सिंगल सेल्ड फंजाई होता है, एंड मशरूम ये भी क्या है, एक तरीके का फंजाई होता है जो कि हम ऑलरेडी खाते भी हैं, राइट। पैरासिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म जो होता है दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर क्या होता है, डिपेंडेंट होता है फॉर इट्स फूड। तो ये जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन दिखाने वाले पैरासाइट्स होते हैं दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर या ऊपर क्या होते हैं बेटा, डिपेंडेंट हो जाते हैं और उनकी बॉडी से उनको मारे बिना न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि टेपवॉर्म, लाइस, लीच
एंड कस्क्यूटा। कस्क्यूटा एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है क्योंकि ये एक तरीके का पैरासिटिक प्लांट है। अगर ये प्लांट है तो ये पैरासाइट क्यों है भाई? इसके पास खुद का क्लोरोफिल नहीं है, क्योंकि क्लोरोफिल नहीं है तो ये अपना फोटोसिंथेसिस खुद नहीं कर पाता, एंड फोटोसिंथेसिस खुद नहीं कर पाता तो इसलिए दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए। ठीक है, चलिए बेटा आगे चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे किसके बारे में? वी विल टॉक अबाउट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है बेटा एक वो प्रोसेस है जिससे ऑर्गेनिजम्स अपना खाना बना पाते हैं। इस प्रोसेस को करने के लिए प्लांट्स 4 चीजों को यूज करते हैं। पहली है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है वाटर, तीसरा है क्लोरोफिल एंड देन सनलाइट। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स एटमॉस्फेयर से लेते हैं, H2O बेटा वो रूट की मदद से सॉइल से लेते हैं, क्लोरोफिल उनकी लीव्स में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, सनलाइट वो सन से लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है बेटा? उनकी लीफ के अंदर प्रेजेंट क्लोरोफिल जो होता है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। सनलाइट जब एब्जॉर्ब होती है बेटा तो हमारी लीफ के अंदर प्रेजेंट जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा वो सनलाइट की वजह से क्या होते हैं? ब्रेक हो जाते हैं। तो यहां पे बेटा वो सनलाइट जब इस वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर आके गिरती है तो ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अलग हो जाता है, वाटर स्प्लिट हो जाता है, हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग। ये ऑक्सीजन जो है बेटा एटमॉस्फेयर में एज अ बाय प्रोडक्ट निकल जाती है और ये जो हाइड्रोजन होता है बेटा ये जाके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। जब ये हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड और ये हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं तो एक कार्बोहाइड्रेट बनता है जिसका नाम होता है ग्लूकोज, C6H12O6 ग्लूकोज बनता है। जब ये बहुत ज्यादा बन जाता है तो उसके बाद प्लांट इसको स्टोर कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड एज यूजुअल यहां पे हम देख सकते हैं कि वाटर भी निकलता है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। तो यहां पे इन 4 चीजों को यूज करके प्लांट ने हमें फूड दिया इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज जो कि बाद में स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। ऑक्सीजन एंड वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट निकलते हैं। प्लांट्स बेटा इस ग्लूकोज को स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं। हमारी बॉडी में ये ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर होता है। तो यहां पे हमने पूरा मैकेनिज्म देख लिया कि किस तरीके से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। इसके अलावा बेटा जब प्लांट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर रहे हैं तो उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड। उनको चाहिए बेटा कुछ छोटे छोटे ऐसे पोर्स जिनकी मदद से वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ पाए और ऑक्सीजन बाहर निकल पाए। तो हमारी लीफ के सरफेस पे छोटे छोटे पोर लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं। जब प्लांट को बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो यहीं से अंदर आती है, जब प्लांट को ऑक्सीजन बाहर भेजनी है तो यहीं से बाहर जाती है। तो जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज हैं वो इन छोटे छोटे पोर लाइक स्ट्रक्चर्स की मदद से होती है। मोर ओवर जब पानी इवेपोरेट होकर वाटर वेपर की फॉर्म में निकलता है तो भी बेटा इन स्टोमेटा की मदद से ही निकलता है। तो ट्रांसपीरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज पॉसिबल हो पाता है बिकॉज ऑफ द स्टोमेटा। स्टोमेटा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे हर साल हमारे बोर्ड एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है एंड क्वेश्चन जो होता है जनरली इस बात से रिलेटेड होता है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कैसे होती है। अब ये जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा है, ये जो स्टोमेटा का पोर है बेटा ये ओपन एंड क्लोज हो सकता है। इस टाइम ये ओपन है, इस टाइम ये क्लोज है। इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग डिपेंड करती है इसके अराउंड प्रेजेंट इन किडनी बीन शेप्ड सेल्स पे। ये जो राजमा जैसी शेप के सेल्स हैं बेटा इनको बोला जाता है गार्ड सेल्स। यही डिसाइड करते हैं, यही रेगुलेट करते हैं, यही कंट्रोल करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। जब इन गार्ड सेल्स के अंदर पानी एंटर करता है तो ये गार्ड सेल्स क्या होते हैं? फूल जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? देखो बेटा ये फूल गए हैं और स्टोमेटल पोर ओपन हो गया है। जब इन गार्ड सेल्स में से पानी निकल के बाहर चला जाता है तो ये श्रिंक हो जाते हैं, पिचक जाते हैं एंड एज यू कैन सी यहाँ पे स्टोमेटल पोर क्लोज हो गया है। तो यहाँ पे क्लोज है, यहाँ पे ओपन है, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? देख सकते हो किस तरीके से इनकी शेप चेंज हो रही है ड्यू टू वाटर का अंदर जाना एंड ड्यू टू वाटर का बाहर आना। आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट न्यूट्रिशन इन अमीबा। जब हम अमीबा के न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं वो होलोजोइक न्यूट्रिशन दिखाता है। उसका न्यूट्रिशन कैसे पॉसिबल हो पाता है? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, क्या खाता है वो? अपने जैसे ही दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को खाता है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स को खाता है। तो सबसे पहले क्या होता है बेटा? हमारा जो अमीबा होता है उसका जो साइटोप्लाज्म है उसकी बॉडी पे छोटे छोटे क्या होते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको सूडोपोडिया बोलते हैं। सूडोपोडिया की मदद से वो फूड को कैप्चर करता है। फूड जैसे ही कैप्चर होता है उसकी सेल के अंदर एक गोल सा एक फूड वैक्यूल बनता है। फूड वैक्यूल बनने की वजह से क्या होता है? फूड वैक्यूल के अंदर खाने को तोड़ा जाता है, खाने को डाइजेस्ट किया जाता है। अब जो भी यूजफुल चीजें होती हैं फूड में उस फूड से मिलती हैं जो बेटा वो साइटोप्लाज्म के अंदर चली जाती हैं एंड जो भी नॉन यूजफुल चीजें थी, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड था जो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाया वो उसको क्या करता है बेटा? रिमूव कर देता है, बाहर निकाल देता है। सो दिस इज हाउ द न्यूट्रिशन इन अमीबा अकर्स। इसके अलावा बेटा अगर हम बात करें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की तो ह्यूमन बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन की प्रोसेस कैसे होती है? डाइजेस्टिव सिस्टम की मदद से। तो ह्यूमन बॉडी में कैसे होता है बेटा न्यूट्रिशन का प्रोसेस? ह्यूमन बींग्स बिल्कुल अमीबा की तरह ही होलोजोइक न्यूट्रिशन दिखाते हैं। पहले वो खाने को खाते हैं, फिर अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, अपनी बॉडी के अंदर उसको तोड़ते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, यूजफुल चीजें ब्लड के अंदर चली जाती हैं और जो भी नॉन यूजफुल चीज होती है फिर उसको हम क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं। अब ये प्रोसेस होती कैसे है जल्दी से एक बार फटाफट देखते हैं। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं बेटा तो यहां पे बेटा सबसे पहले हम खाना खाते हैं माउथ की मदद से। माउथ के अंदर टीथ हैं जो हमें खाने को डाइजेस्ट करने में, च्यू करने में, तोड़ने में मदद करते हैं। टंग की मदद से हम खाने को टेस्ट कर पाते हैं एंड उसके अलावा हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट होते हैं सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है कुछ फ्लूइड लाइक सब्सटेंस जिसका नाम होता है सलाइवा। सलाइवा जो पानी जैसा सब्सटेंस है बेटा इसके अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज। इसको टाइलिन भी बोला जाता है। हमारे खाने के अंदर जितना भी स्टार्च होता है ये उसको ब्रेक डाउन करने में, उसको डाइजेस्ट करने में मदद करता है।
उसके बाद बेटा खाना हमारे माउथ से हमारे फूड पाइप में जाता है, जिसको ईसोफेगस कहा जाता है। ईसोफेगस की जो मसल्स होती हैं वो कॉन्स्टेंटली कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रही होती हैं, जिसकी वजह से खाना आगे की तरफ पुश होकर चला जाता है। इन मूवमेंट को, ये जो मसल्स की मूवमेंट होती है, इनको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। खाना पुश होकर हमारे स्टमक में गया, स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस निकलता है। गैस्ट्रिक जूस के अंदर तीन चीजें पाई जाती हैं, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड म्यूकस। पेप्सिन की मदद से जो है प्रोटीन को डाइजेस्ट किया जाता है, बट प्रोटीन तभी डाइजेस्ट हो पाएगा जब पेप्सिन एक्टिवेट होगा। पेप्सिन को एक्टिवेट करने के लिए एसिडिक पीएच चाहिए, और वो एसिडिक पीएच मिलता है बिकॉज ऑफ द HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये हमारी इनर वॉल को डैमेज कर सकता है। उस डैमेज से बचाने के लिए प्रेजेंट होता है म्यूकस, जो कि हमारी स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। देन जो भी खाना होता है बेटा वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के दो फ्रेंड्स हैं, एक है लिवर, एक है पेनक्रिया। लिवर में से बनता है बाइल जूस। बाइल जूस बन गया लिवर के अंदर, स्टोर होता है गॉल ब्लैडर के अंदर, और जब इसकी जरूरत पड़ती है तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके ये बाइल जूस क्या करता है बेटा, जो भी फैट्स हैं उनका इमल्सिफिकेशन करता है। इमल्सिफिकेशन मतलब बड़े बड़े जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं फैट के, उनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। इसी प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बोलते हैं। मोर ओवर बेटा HCl की वजह से खाना एसिडिक हो गया था, उसको एल्कलाइन, उसको बेसिक कर देता है। उसके अलावा बेटा सेकंड फ्रेंड है पेनक्रिया, है ना। पेनक्रिया देख रहा है कि वाओ लिवर ने इतनी सारी हेल्प करी स्मॉल इंटेस्टाइन की, मैं भी हेल्प करता हूं। पेनक्रिया पेनक्रियाटिक जूस बनाता है, जिसके अंदर पेनक्रियाटिक अमाइलेज पाया जाता है, जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। ट्रिप्सिन प्रेजेंट होता है, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। वहां पे लाइपेज होता है, जो इमल्सिफाइड फैट्स को और ब्रेक डाउन करता है और तोड़ता है। अब लिवर और पेनक्रिया ने बहुत हेल्प करी स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन आखिरी में कहता है कि चलो अब जो भी बचा कुचा काम है वो मैं खुद पूरा करूंगा। जो पूरी की पूरी फाइनल डाइजेशन होती है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है, विद द हेल्प ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस की मदद से जो भी फूड है हमारा वो पूरा कंप्लीटली फाइनली डाइजेस्ट हो जाता है। मोर ओवर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं, जो कि एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में मदद करते हैं। इनके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, तो जैसे ही बेटा हमारा खाना पूरा डाइजेस्ट हो गया, अब वो हमारी विलाई के अंदर जाता है। विलाई के अंदर ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड है, और वो ब्लड उस फूड को पूरी की पूरी बॉडी तक ले जाता है। उसके अलावा बेटा अब क्या होगा, जो भी खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाया, एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, वो खाना हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो भी वाटर होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। अब जो भी खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ, एब्जॉर्ब नहीं हुआ, हमारी बॉडी कहती है टाटा बाय बाय, बाहर निकलो, तो हम उसको क्या करते हैं, एनस के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। बट ये एकदम से नहीं होता। अब ये जो वेस्ट बना है पहले इकट्ठा होता है, स्टोर होता है रेक्टम में, एंड फिर जब हमको लगता है कि अब हम इसको बाहर निकाल देना चाहिए, तो फिर हम उसको एनस के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। एंड इस प्रोसेस को प्लीज नोट, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ईजेशन। जो भी खाना बेटा अनडाइजेस्टेड रह गया आपकी बॉडी में, अनएब्जॉर्ब्ड रह गया, जब आप उसको बाहर निकालते हो उस प्रोसेस को ईजेशन बोलते हैं, एक्सक्रीशन नहीं बोलते। तो मॉर्निंग बिजनेस मतलब ईजेशन, एक्सक्रीशन वो नहीं है। एक्सक्रीशन क्या है आगे डिस्कस करते हैं। आगे चलते हैं बेटा, अब हम बात करते हैं ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन की। दोनों ही प्रोसेसेस काफी फेमस हैं, काफी ज्यादा रिलेटेबल हैं। बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि क्या डिफरेंस है। देखो बेटा, ये जो मैंने ब्रीदिंग करी, इनहेल किया, एक्सहेल किया, ये ब्रीदिंग है। रेस्पिरेशन कुछ और है। जब हम ब्रीथ करते हैं ऑक्सीजन हमारी बॉडी में गई, बॉडी में जाने के बाद लंग्स में गई, लंग्स में जाने के बाद ये ऑक्सीजन सेल के पास गई। सेल में क्या होगा बेटा, इस ऑक्सीजन को यूज करके हमारा सेल क्या करेगा, फूड को और तोड़ेगा, और फूड को तोड़ के एनर्जी बनाएगा। अब जब हमारा सेल बेटा फूड को तोड़ के एनर्जी बनाएगा, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन, राइट। तो ब्रीदिंग मतलब इनहेल एक्सहेल करना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस मतलब ब्रीदिंग। बट जब फूड को तोड़ के एनर्जी बनाते हैं तो वो हो गया रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग की प्रोसेस हमारे लंग्स में हो रही है, इनहेल एक्सहेल लंग्स की मदद से हो रहा है, बट फूड को तोड़ के एनर्जी बनाने की प्रोसेस हमारे सभी सेल्स के अंदर हो रही है। ये एक फिजिकल प्रोसेस है, ये एक केमिकल प्रोसेस है। इस प्रोसेस में कोई एनर्जी नहीं बनती, बट जब फूड को तोड़ते हैं तो एनर्जी बनती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन हमें 3 टाइप की पढ़नी है बेटा, जो कि है हमारी सबसे पहली एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन के अलावा हमारे पास है एक एनारोबिक रेस्पिरेशन। पहले दोनों में क्या डिफरेंस होता है पहले उसको डिस्कस करते हैं, फिर एनारोबिक के टाइप के बारे में बात करेंगे। अगर हम फूड को तोड़ के एनर्जी बना रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऐसी प्रोसेस को हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। बट अगर हम फूड को तोड़ के एनर्जी बना रहे हैं और ऐसा करने के लिए हम कोई भी ऑक्सीजन यूज नहीं कर रहे हैं, ऐसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन को फर्मेंटेशन भी कहा जाता है। अब 2 तरीके की फर्मेंटेशन हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन कि उस टाइम पे क्या बन रहा है। अगर उस फर्मेंटेशन में अल्कोहल बन रहा है तो उसको हम बोलते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और अगर उस फर्मेंटेशन में लैक्टिक एसिड बन रहा है तो हो सकता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक है, तो सबसे पहले एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं, यानी कि एक ऐसी रेस्पिरेशन जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है। तो सबसे पहले ग्लूकोज को तोड़ा जाता है एंड कन्वर्ट किया जाता है पाइरूवेट में। ये रिएक्शन साइटोप्लाज्म में होता है, तो ग्लूकोज पाइरूवेट में कन्वर्ट होता है। पाइरूवेट के साथ साथ थोड़ी बहुत एनर्जी बनती है। अब जैसे ही ये पाइरूवेट देखता है कि सेल के अंदर ऑक्सीजन है, तो ये पाइरूवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भाग जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इस पाइरूवेट को कन्वर्ट कर दिया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी में। ये हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन हो गया। ये रिएक्शन तभी हो पाता है जब सेल के अंदर क्या हो, ऑक्सीजन हो। बट अगर सेल के अंदर ऑक्सीजन नहीं है तो क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं ईस्ट का। ईस्ट के अंदर जब ऑक्सीजन नहीं होती, ईस्ट के सेल के पास जब ऑक्सीजन नहीं होती, तो क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन।
एनारोबिक रेस्पिरेशन भी कौन से वाली? एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन देखो बेटा, ईस्ट के सेल में क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है साइटोप्लाज्म में पड़ा पड़ा पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया, एंड क्योंकि वहां पे सेल के अंदर ऑक्सीजन नहीं है तो ये पायरुवेट साइटोप्लाज्म में ही पड़ा पड़ा इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इथेनॉल मतलब अल्कोहल, क्योंकि यहाँ पे अल्कोहल बना है तो इसको एल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी कहा जाता है। सेकंड केस देखते हैं बेटा, एक एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है जिसको हम बोलते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, क्योंकि इसमें लैक्टिक एसिड बनता है। ये कहां होता है बेटा? हमारी बॉडी के ही मसल सेल्स के अंदर ही देखने को मिलता है। तो जब हमारी बॉडी सेल्स को इनफ अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, मिल रही है बट उतनी नहीं मिल रही जितनी मिलनी चाहिए, तो बेटा हमारे सेल के अंदर, कौन से सेल के अंदर? मसल सेल्स के अंदर, ये ग्लूकोज साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा पड़ा पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया। पायरुवेट को जब ऑक्सीजन नहीं मिल रही, जितनी मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल रही, तो ये पायरुवेट क्या हो गया बेटा? कन्वर्ट हो गया लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी में। क्योंकि लैक्टिक एसिड बना है इसलिए इसको लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, क्योंकि यहाँ पे इथेनॉल बना है जो कि एक अल्कोहल है, इसलिए अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ये तीनों ही क्या है बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन नॉट रिक्वायर्ड। साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, साइटोप्लाज्म में ही होता है। यहाँ पे कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, यहाँ पे इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट तरीके से ब्रेकडाउन हो रहा है तो ज्यादा एनर्जी बनती है, यहाँ पे इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है तो इसलिए कम एनर्जी बनती है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बन रहा है एज अ बाय प्रोडक्ट और एनर्जी तो बनी रही है, बट यहाँ पे बेटा CO2 और इथेनॉल बन रहा है ईस्ट में, और मसल सेल्स के अंदर बन रहा है लैक्टिक एसिड। अब रेस्पिरेशन की बात हो गई, थोड़ी ब्रीदिंग की भी बात कर लेते हैं। जब हम सांस लेते हैं, यस, तो जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन कहां जाती है? ऑक्सीजन कहां जाती है भाई? जब हमने सांस लिया तो ये ऑक्सीजन सबसे पहले बेटा हमारे नॉस्ट्रिल की मदद से नेसल पैसेज में जाती है, नेसल पैसेज से फेरिंग्स में जाती है, फेरिंग्स से लैरिंग्स, लैरिंग्स हमारा वॉइस बॉक्स होता है, फिर ट्रेकिया में जो कि हमारा क्या है? हमारा विंड पाइप है, फिर ब्रोंकाई, देन ब्रोंक्यूल्स, देन एल्वियोलाई। एल्वियोलाई बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे लंग्स के अंदर, मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई प्रेजेंट है, उनके आसपास ब्लड वेसल्स होती हैं, तो वहां से बेटा ऑक्सीजन ब्लड में चली जाती है। ऑक्सीजन हमारे ब्लड में चली गई, ये ब्लड हमारे सारे सेल्स को ऑक्सीजन पहुंचा देगा। अब ब्लड के अंदर एट द सेम टाइम क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। तो जब ये हमारे ब्लड को ऑक्सीजन मिलती है तो बदले में ब्लड हमारा क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वियोलाई में डाल देता है, एल्वियोलाई ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स को दे देता है, ब्रोंक्यूल्स ब्रोंकाई को, देन ट्रेकिया, देन लैरिंग्स, देन फेरिंग्स, देन नेसल पैसेज एंड देन नॉस्ट्रिल, और फिर हम इस कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल आउट करके बाहर निकाल देते हैं। तो यहां पे हम सबसे पहले इनहेल करते हैं, इनहेल करने पे ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर गई, और एक्सेल करने पे कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर निकल गई। जब हम इनहेल एक्सेल करते हैं तो वहां पे कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि जब हम इनहेल करते हैं तो हमारी यहाँ की एक मसल होती है जिसका नाम होता है डायफ्राम, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और फ्लैट हो जाती है। जब हम एक्सेल करते हैं तो डायफ्राम क्या होती है? नीचे की तरफ जाती है, सॉरी ऊपर की तरफ आती है और डोम शेप्ड हो जाती है। जब इनहेल करते हैं तो वो फ्लैट हो जाती है, जब एक्सेल करते हैं तो डोम शेप हो जाती है। डायफ्राम जो है बेटा यहाँ पे प्रेजेंट एक मसल होती है, हम उसकी बात कर रहे हैं। जब हम इनहेल करते हैं तो एयर हमारी बॉडी में जाती है, जब एक्सेल करते हैं तो बाहर हम उसको रिलीज करते हैं। इसके अलावा बेटा प्लीज 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 मेक श्योर, जब हम बात करते हैं ब्रीदिंग की तो फिशेस के अंदर, एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर गिल्स की मदद से ब्रीदिंग की प्रोसेस होती है, उनके अंदर जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है वो हमसे ज्यादा होता है, फास्टर होता है, क्योंकि पानी के अंदर जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है वो कम होता है, इसलिए वो 1 मिनट में जल्दी सांस लेते हैं। राइट, चलिए नाउ लेट अस टॉक अबाउट ट्रांसपोर्टेशन। हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन हो पाता है पॉसिबल बिकॉज ऑफ द ब्लड। ब्लड के अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। ब्लड का जो मैट्रिक्स होता है, जो लिक्विड पार्ट होता है, उसको प्लाज्मा बोलते हैं। इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट एंड हार्मोन्स। हमारे रेड ब्लड सेल्स, जिनको इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, वो हीमोग्लोबिन की मदद से ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। व्हाइट ब्लड सेल्स बेटा हमारी बॉडी के सोल्जर्स हैं, सोल्जर सेल्स ऑफ द बॉडी हैं, वो एंटीबॉडी बना के बैक्टीरिया वायरस से लड़ने में मदद करते हैं। प्लेटलेट्स जो होते हैं बेटा, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। अदर देन दिस बेटा लेट्स टॉक अबाउट ब्लड वेसल्स आल्सो। जिन ट्यूब्स के अंदर, जिन नालियों के अंदर है ना, नलियों के अंदर, है ना, जिन ट्यूब्स के अंदर बेटा हमारा ब्लड बहता है ना, हमारा ब्लड बहता है, उन ट्यूब्स को हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स 3 तरीके की हो सकती हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज क्या होती हैं बेटा? वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो हमारे हार्ट से दूर लेके जाती हैं ब्लड को। वेन्स वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो क्या करती हैं बेटा? ब्लड को लेके जाती हैं टुवर्ड्स द हार्ट। तो आर्टरी ब्लड को दूर लेके जा रही है हार्ट से, वेन लेके जा रही है टुवर्ड्स द हार्ट। कैपिलरी बेटा बहुत ही पतली पतली होती हैं, हमारे बिल्कुल टिश्यूज लेवल पे जाके बहुत ही पतली पतली होती हैं, ठीक है, और ये एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस में हेल्प करती हैं। आर्टरीज के अंदर जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसमें काफी भारी मात्रा होती है ऑक्सीजन की। वेन के अंदर जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसका मतलब यह है, अगर इससे कंपेयर करें, इस ब्लड से कंपेयर करें अगर इसको, तो इस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम है, इसलिए इसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोल दिया। कैपिलरीज के अंदर बेटा आपको एक्सचेंज हो रहा है तो मिक्स टाइप ऑफ ब्लड देखने को मिलता है। आर्टरीज के अंदर जो ब्लड है उसका प्रेशर हाई है, इसमें लो है, इसमें मीडियम है। आर्टरीज की जो वॉल होती है, जो दीवारें होती हैं, काफी थिक होती हैं, इलास्टिक होती हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रेशर बहुत हाई है ब्लड का, उसको झेलने के लिए जो ब्लड, उसको उस ब्लड प्रेशर को झेलने के लिए इन वेसल्स की जो थिकनेस है वो ज्यादा होती है।
वेन्स में ब्लड प्रेशर इतना ज्यादा हाई नहीं है तो पतली होती है और नॉन इलास्टिक होती है, और ये तो बहुत ही थिन होती है। क्वेश्चन भी बनता है कौन सी ब्लड वेसल बहुत थिन होती है, तो ये वाली होती है। उसके अलावा बेटा हमारी आर्टरीज के अंदर कोई भी वॉल्व नहीं प्रेजेंट होते, वेन्स के अंदर वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, एंड यहाँ पे भी क्या है बेटा, एब्सेंट है। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय वॉल्व्स? वॉल्व्स जो होते हैं बेटा हमारे ब्लड के बैक फ्लो से बचाते हैं, तो ब्लड जा रहा है वो वापस ना आ जाए तो उसको प्रिवेंट करता है वॉल्व। वॉल्व हमारी वेन्स में और इवन हमारे हार्ट के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे दो एक्सेप्शन है बेटा, वैसे तो सारी आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, बट एक आर्टरी है पल्मोनरी आर्टरी, वो एक अकेली ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। वैसे ही वेन्स, सारी वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, बट एक ऐसी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है जिसका नाम है पल्मोनरी वेन। सबसे बड़ी आर्टरी हमारी बॉडी में आयोटा है, सबसे बड़ी वेन वेना कवा है। चलिए अब इसी के साथ बेटा चलते हैं हमारे हार्ट के टॉपिक पे। जब हम हार्ट की बात करते हैं, हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है, मसल से बना हुआ है, कार्डियक मसल से बना होता है, फिस्ट के साइज जितना होता है। हमारे हार्ट के अंदर 4 कमरे हैं, 4 चेंबर हैं। ऊपर वाले कमरों को हम एट्रियम बोलते हैं, नीचे वाले कमरों को हम वेंट्रिकल बोलते हैं। तो ये ऊपर वाला लेफ्ट साइड का कमरा लेफ्ट एट्रियम, ऊपर वाला राइट साइड का कमरा राइट एट्रियम। वैसे ही बेटा नीचे वाला लेफ्ट साइड का कमरा लेफ्ट वेंट्रिकल, नीचे वाला राइट साइड का कमरा राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, ऊपर वाले एट्रियम नीचे वाले वेंट्रिकल। अब ये राइट और लेफ्ट का क्या पंगा है भाई जो राइट साइड है और लेफ्ट साइड है वो अपना अलग अलग काम करते हैं। लेफ्ट साइड सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ डील करता है और राइट साइड सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ डील करता है। यहाँ का ब्लड यहाँ नहीं आता, यहाँ का ब्लड यहाँ नहीं आता, और ये इंश्योर करता है बेटा बीच में प्रेजेंट एक वॉल जिसका नाम होता है सेप्टम, जो कि आपको यहाँ पे दिख रही है, डिवाइडिंग वॉल, राइट। चलिए अब यहाँ पे ब्लड का जो आना जाना है वो किस प्रकार होता है समझते हैं। तो बेटा जब हम सांस लेते हैं, ध्यान से सुनेंगे, इंपॉर्टेंट है ना, जल्दी जल्दी हमें रिवाइज करना है। तो बेटा जब हम सांस लेते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं तो ये ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाती है, लंग्स में जाने के बाद ये ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जाती है। अब जैसे ही ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जाती है, हमारा ब्लड हो गया ऑक्सीजन से भरपूर। ऐसे ब्लड को हम बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऑक्सीजन आ गई है। अब लंग सोचते हैं कि भाई इतने सारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मैं क्या करूंगा, चलो इसको हार्ट के पास भेज देते हैं। तो लंग्स क्या करते हैं बेटा, इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी वेन की मदद से, वेन मतलब टुवर्ड्स द हार्ट, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी वेन की मदद से हमारे लेफ्ट एट्रियम के पास भेज देते हैं। अब लेफ्ट एट्रियम के पास जैसे ही ब्लड आता है, लेफ्ट एट्रियम पूरा का पूरा भर जाता है। लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल को दे देता है, लेफ्ट वेंट्रिकल पूरा का पूरा भर गया। अब हम नहीं चाहते कि वापस जाए, इसीलिए देखो यहाँ पे बेटा वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट एट्रियम ने ब्लड दिया किसको, लेफ्ट वेंट्रिकल को। लेफ्ट वेंट्रिकल बेटा हमारी बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी आयोटा को ये ऑक्सीजन वाला ब्लड दे देता है। आयोटा इसको सारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचा देती है। बॉडी पार्ट्स की बल्ले बल्ले हो गई, ऑक्सीजन मिल गई, बदले में बॉडी ऑर्गन्स कार्बन डाइऑक्साइड दे देते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड भर चुकी है ब्लड में, ब्लड कैसा हो गया है, डीऑक्सीजनेटेड। अब इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को टुवर्ड्स द हार्ट कौन लेके जाएगा, वेन, जो कि वेना कावा है। अब इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेना कावा वाली वेन हमारे राइट एट्रियम के पास लेके जाती है। राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल को दे देता है। राइट वेंट्रिकल कहता है मैं क्या करूं इतने सारे कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड का, चलो लंग्स को दे देते हैं। तो राइट वेंट्रिकल इस वाले ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी को दे देता है। आर्टरी मतलब अवे फ्रॉम द हार्ट, तो ये इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती है लंग्स के पास। और लंग्स के पास जब ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड पहुंचता है तो लंग्स बेटा इस कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल आउट करके निकाल देते हैं। तो दिस इज हाउ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड टेक प्लेस इन आवर बॉडी। अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जो कि है हमारा सर्कुलेशन का। आपने यहां पे देखा बेटा, यहां पे जब हमारी बॉडी में यहां से ब्लड शुरू हुआ तो सबसे पहले तो बेटा वो एक बार यहां पे क्या हुआ, हमारे हार्ट के अंदर गया, यहां से चला, एक बार यहां पे गया, फिर वापस आया, फिर एक बार यहां पे गया और फिर दोबारा लंग्स में गया। तो अपनी एक साइकिल पूरा करने के लिए हमारे हार्ट के अंदर 2 बारी ब्लड एंटर हुआ। क्योंकि हमारे हार्ट के अंदर 2 बारी ब्लड गया इसलिए इस प्रोसेस को डबल सर्कुलेशन कहा जाता है, राइट। वैसे ही बेटा हम देखें कौन से ऑर्गेनिज्म डबल सर्कुलेशन दिखाते हैं। डबल सर्कुलेशन कंप्लीट तरीके से देखा जाए तो 2 कैटेगरी के एनिमल्स दिखाते हैं। एक होते हैं हमारे बर्ड्स और एक होते हैं मैमल्स। मैमल्स एंड बर्ड्स के दोनों के हार्ट के अंदर 4 चेंबर प्रेजेंट होते हैं और ये कंप्लीट डबल सर्कुलेशन दिखाते हैं। कंप्लीट डबल सर्कुलेशन का मतलब ये है कि इनका ब्लड कभी भी डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कभी मिक्स नहीं होता, ठीक है। चलिए, बट हमारे पास दूसरे तरीके के ऑर्गेनिजम्स भी हैं जिनके हार्ट के अंदर केवल एक ही बारी क्या होता है, ब्लड जाता है। ऐसी सर्कुलेशन को हम बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन। ये देखने को मिलता है फिशेस के अंदर जिनके हार्ट के अंदर केवल 2 चेंबर होते हैं। इसके अलावा बेटा हम एम्फीबियन और रेप्टाइल्स की बात करें, इनके हार्ट के अंदर 3 चेंबर होते हैं। एक्सेप्शन है रेप्टाइल्स में क्रोकोडाइल एक ऐसा रेप्टाइल है जिसके हार्ट में 4 चेंबर होते हैं। वापस आते हैं बेटा, यहां पे इनकंप्लीट डबल सर्कुलेशन देखने को मिलती है, यानी कि ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है। अब ये क्या है भाई, कोल्ड ब्लडेड वार्म ब्लडेड क्या है, जो ऑर्गेनिजम्स अपना बॉडी टेंपरेचर मेंटेन कर सकते हैं। बाहर कुछ भी टेंपरेचर हो, अपनी बॉडी का टेंपरेचर सेम ही रखते हैं। जैसे कि ह्यूमन बींग्स, बाहर बर्फ पड़े, आग लगे, जल जाए, कुछ भी हो जाए, बॉडी का टेंपरेचर 37 ही है, राइट। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बॉडी का टेंपरेचर मेंटेन कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स। बर्ड्स एंड मैमल्स, मैमल्स में बेटा ह्यूमन बींग्स आ गई, वेल आ गया, बैट आ गया, डॉग, कैट, माउस, हाथी,
है ना, हॉर्स, जिराफ, ठीक है, मंकी, चिंपैंजी, गोरिल्ला, सब आ गया, ठीक है। और बेटा इसके अलावा अगर हम बात करें फिशेस की, एम्फीबियंस की एंड रेप्टाइल्स की, अपना बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं करते। बाहर टेम्परेचर बढ़ेगा, इनकी बॉडी का भी बढ़ जाएगा, बाहर गिरेगा तो इनका भी बॉडी का गिर जाएगा, राइट। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात कर ही रहे हैं तो इसके अलावा बेटा ब्लड के अलावा हमारी बॉडी के अंदर एक और लिक्विड लाइक सब्सटेंस होता है, एक फ्लूइड होता है जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस में हेल्प करता है। उस फ्लूइड का नाम होता है लिम्फ। लिम्फ कोई अलग से चीज नहीं होती बेटा, हमारा ही ब्लड है बॉडी का, उस ब्लड में से कुछ सामान लीक हो गया, प्लाज्मा लीक हो गया, प्लाज्मा के साथ कुछ व्हाइट ब्लड सेल्स लीक हो गए और टिश्यू के आसपास इकट्ठे हो गए। अब इस फ्लूइड को एक नाम दे दिया गया जिसको हमने बोला लिम्फ। तो लिम्फ बेटा ब्लड के लीकेज की वजह से ही बनता है, एंड क्योंकि जब ये टिश्यूज के आसपास इकट्ठा हो जाता है तो इसको टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ बोल दिया जाता है। लिम्फ नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इस फ्लूइड के अंदर काफी सारे लिम्फोसाइट्स यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं, बट इसके अंदर रेड ब्लड सेल नहीं होते। इसका मतलब यह है कि ये रेड कलर का नहीं होता, ये कलरलेस फ्लूइड होता है, और ये ट्रांसपोर्टेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट से मदद करता है, हमें इम्यूनिटी देता है क्योंकि इसके अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स है, और इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड बैलेंस को भी मेंटेन करता है। चलिए बेटा ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही है, हाउ कैन वी इवन फॉरगेट अबाउट प्लांट्स। जैसे हमारी बॉडी के अंदर एक मैकेनिज्म है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस के लिए, वैसे प्लांट्स के अंदर भी एक मैकेनिज्म होता है। हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम है, प्लांट्स के अंदर वैस्कुलर सिस्टम होता है। ये वैस्कुलर सिस्टम मिलकर बना होता है दो टाइप के टिश्यू से, एक का नाम है जाइलम, एक का नाम है फ्लोएम। जाइलम टिश्यू जो होता है बेटा ये वाटर एंड मिनरल के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, जब जाइलम की मदद से वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन होता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप। वैसे ही फूड की ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस को फ्लोएम फुलफिल करता है, फ्लोएम परफॉर्म करता है, एंड इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि एसेंट ऑफ सैप वाटर मिनरल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई भी एनर्जी यूज नहीं करता प्लांट, फ्री में, ठीक है, बट फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्लांट को एनर्जी चाहिए यानी कि एटीपी प्लांट यूज करता है। मोर ओवर हमारा जो जाइलम है बेटा वो वाटर मिनरल की ट्रांसपोर्टेशन कर तो देता है बट ओनली इन अ सिंगल डायरेक्शन, सिर्फ नीचे से ऊपर लेके जाता है। बट जब हम बात करते हैं फ्लोएम की, फ्लोएम फूड को ऊपर से नीचे एंड नीचे से ऊपर दोनों डायरेक्शन में लेकर जाता है। यहां पे फटाफट से डिफरेंस देख लेते हैं बेटा। जो जाइलम है इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल, इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। ये सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में लेके जाता है, ये दोनों अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों में लेके जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जाइलम जो है बेटा एनर्जी एटीपी की फॉर्म में यूज नहीं कर रहा, बट ये कुछ फिजिकल फोर्सेस यूज करता है जैसे कि ट्रांसपिरेशनल पुल और रूट प्रेशर, जिसकी मदद से क्या होता है वाटर एंड मिनरल ऊपर की तरफ जाते हैं और ट्रांसपोर्ट होते हैं। बट अगर हम बात करें फूड के ट्रांसपोर्टेशन की, वहां पे सिंपली प्लांट एटीपी की मदद से, एनर्जी की मदद से फूड का ट्रांसपोर्टेशन कर देता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जो ट्रांसपिरेशनल पुल है वो दिन के टाइम पे ज्यादा लगता है, रात के टाइम पे कम, और जो रूट प्रेशर है वो रात के टाइम पे ज्यादा लगता है, दिन के टाइम पे कम, क्योंकि ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस रात को कैसे होगी, वो तो दिन के टाइम पे होती है ना, वाटर इवेपोरेट हो गया तो सन की प्रेजेंस में होगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब आ जाते हैं बेटा अपनी आखिरी लाइफ प्रोसेस पे जिसका नाम है एक्सक्रीशन। अब बहुत बच्चों को समझ ही नहीं आता एक्सक्रीशन क्या है। देखो बेटा हमारी बॉडी में बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे हैं। अब ये रिएक्शन कहां होते हैं? सेल के अंदर होते हैं। सेल के अंदर बहुत सारे रिएक्शन हो रहे हैं। अब रिएक्शन होगा तो कुछ ना कुछ वेस्ट भी निकलेगा, कुछ नॉन यूजफुल चीजें भी बन जाती हैं कई बारी, तो वो नॉन यूजफुल चीजें हमारा सेल अपने पास नहीं रखता, हमारा सेल उस नॉन यूजफुल चीज को बाहर निकाल देता है, ब्लड के अंदर डाल देता है। अब ब्लड को हम गंदा थोड़ी रखेंगे, वेस्ट थोड़ी ना इकट्ठा करेंगे वहां पे, तो हमारे ब्लड के अंदर हमको क्या करना पड़ेगा, इस वेस्ट को बाहर निकालना पड़ेगा। अब जब हमारे ब्लड को जब हम फिल्टर करके वेस्ट को रिमूव करते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन इज मोर रिलेटेड टू द यूरिन फॉर्मेशन, क्योंकि ये जो हमारी बॉडी के अंदर यूरिन बन रहा है ये क्यों बन रहा है, क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर हमको बहुत सारा वेस्ट मिला, उस ब्लड को हमने फिल्टर किया। अब जब हमने उसको फिल्टर किया तो यूरिन बना, तो यूरिन बेसिकली हमारे ब्लड को फिल्टर करने पे बनता है, एंड इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। अब एक्सक्रीशन के दौरान हम वेस्ट को निकाल रहे हैं। वेस्ट क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर? बहुत सारा नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट, यानी कि उस वेस्ट के अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है, यूरिया है, अमोनिया है, यूरिक एसिड है, क्रिएटिनिन है, बहुत सारे वेस्ट होते हैं। उसके अलावा बेटा कार्बन डाइऑक्साइड है, एक्सेस वाटर है, मिनरल सॉल्ट है, इवन जो स्वेटिंग हो रही है बेटा ये भी एक तरीका का क्या है, वेस्ट रिमूवल ही तो है, ठीक है। अब ये पॉसिबल हो पाता है विद द हेल्प ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारे पास दो किडनियां होती हैं जी, है ना, राजमा जैसी शेप की होती हैं। ये दोनों किडनी हमारे वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड प्रेजेंट होती है, बिल्कुल आगे नहीं बैठी हैं जी, थोड़ा सा पीछे की तरफ होती हैं। इसके अलावा बेटा अगर हम बात करें किडनी की, तो किडनी का काम होता है यूरिन बनाने का। यूरिन हमारी किडनी के अंदर बन गया, उसको किडनी से लेके एक थैले के अंदर लेके जाता है बेटा ये दो ट्यूब्स, जिनका नाम होता है यूरेटर। यूरिन बना, ये ट्यूब लेके जाएंगे यूरिनरी ब्लैडर के पास, यूरिनरी ब्लैडर उसको स्टोर करके रखेगा, और फिर जब तुमको लगेगा कि अब हम इसको बाहर रिमूव करना चाहिए, तो यहाँ पे छोटी सी ट्यूब होती है जिसका नाम होता है यूरेथ्रा, जिसकी मदद से हम उसको रिमूव कर देते हैं। किडनी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है बेटा हमारी बॉडी का। ये हमारी बॉडी से क्या नाइट्रोजन और दूसरे वेस्ट को रिमूव करने में मदद कर रही है, हमारे वाटर बैलेंस को मेंटेन कर रही है, टॉक्सिक केमिकल्स निकाल रही है हमारी बॉडी से, हमारी बॉडी के अंदर पीएच मेंटेन कर रही है। अब इतना सब कुछ कर रही है किसकी मदद से? हमारी किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ छोटे छोटे नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। नेफ्रॉन्स जो होते हैं बेटा इनको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी भी कहा जाता है।
सो ये है बेटा वो मेन पार्ट जो क्या कर रहा है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। अब ये देख के तो मैम डर लगने लगता है, क्या है भाई, देखो बेटा आप क्या करो, इस नेफ्रॉन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो, एक तो ये येलो वाला पार्ट और ये जो रंग बिरंगी ब्लड वेसल्स दिख रही हैं आपको रेड ब्लू कलर की, वो। तो सबसे पहले बेटा मैं यहाँ पे इस येलो वाले पार्ट की बात करना चाहती हूँ। ये जो येलो वाला पार्ट है ना, इसको यहाँ पे इस तरीके से बना लेते हैं। तो ये नेफ्रॉन कुछ इस तरीके का होता है बेटा, ये कप जैसा पार्ट है ना, ये जो कप जैसा पार्ट है इसको बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं। इसके पीछे लंबी से पूंछ होती है जिसको ट्यूब्यूल बोलते हैं, और ये जो ट्यूब है इसको कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं। अब बेटा इस कप जैसे पार्ट के अंदर क्या पाया जाता है, ब्लड कैपिलरीज पाई जाती हैं। तो ये ब्लड कैपिलरीज का बेटा यहाँ पे इस तरीके से गुच्छा होता है, और ये ब्लड कैपिलरीज इस तरीके से हमारे नेफ्रॉन के आसपास लिपटी हुई होती है, जो कि आपको इस तरीके से इस डायग्राम में दिख रही है, राइट। तो ये हमारा डायग्राम हो गया। अब इस नेफ्रॉन का काम क्या है, यूरिन बनाना। तो अब यूरिन कैसे बनता है, बाय द प्रोसेस ऑफ ब्लड फिल्ट्रेशन। तो सबसे पहले क्या होता है बेटा, यहां से ब्लड आता है, ब्लड फिल्टर होता है और यहां से चला जाता है साफ होके, और जो भी वेस्ट होता है बेटा इस बोमेंस कैप्सूल में इकट्ठा हो जाता है। मैम यूरिन बन गया, अरे नहीं भाई यूरिन नहीं बना, ये जो वेस्ट इकट्ठा यहाँ पे हो गया बेटा, इसको यूरिन नहीं, इसको बोलते हैं हम इनिशियल फिल्ट्रेट। अब ये इनिशियल फिल्ट्रेट आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, आगे जा रहा है। अब यहां से बेटा ब्लड वेसल को याद आता है कि अरे यार बहुत सारा वेस्ट फालतू में निकाल दिया, वापस बुला लेते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जैसे कि ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, वाटर है, बहुत सारी चीजों को क्या होता है बेटा, ब्लड वेसल वापस बुला लेती है ब्लड के अंदर। तो जब ब्लड के अंदर इसको वापस बुलाया तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। तो अब क्या था बेटा, चीजें इंपॉर्टेंट चीजों को वापस बुला लिया, अब ये वापस बाहर निकल रहा है, अब ये जा रहा है, ठीक है। अब यहां से ब्लड वेसल को दोबारा याद आता है कि अभी तो मेरे पास बहुत सारा वेस्ट रह गया, अभी तो मुझे और भी चीजें क्या करनी है, यूरिन के अंदर डालनी है। तो यहां पे बेटा कुछ नॉन यूजफुल चीजें जो होती हैं हमारे ब्लड से निकल के दोबारा से नेफ्रॉन के अंदर जाती हैं, एंड फाइनली जब ये तीनों स्टेप हो जाते हैं तो यूरिन बन चुका है। यूरिन को बेटा कलेक्टिंग डक्ट ले लेती है, कलेक्टिंग डक्ट यूरेटर को दे देती है, यूरेटर हमारा यूरिनरी ब्लैडर को दे देता है, यूरिनरी ब्लैडर उसको इकट्ठा करता है। फिर हम कहते हैं हमें तो वॉशरूम जाना है जी, हमें बाहर निकालना है इसको, तो हम उसको फिर क्या करते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ मिक्चुरेशन, मतलब यूरिन पास आउट कर देते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 3 पॉइंट्स है यूरिन फॉर्मेशन के। पहला स्टेप ग्लोमेरुलस के अंदर हमने क्या करी, फिल्ट्रेशन करी। ये जो बेटा ये जो गुच्छा है, ये जो ब्लड वेसल्स का गुच्छा है, इसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं। तो ब्लड आया, ग्लोमेरुलस के अंदर फिल्टर हुआ, तो पहला स्टेप ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। सेकंड स्टेप सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में क्या था, चीजें यहां पे चली गई थी, कुछ सेलेक्टेड चीजों को रीअब्जॉर्ब कर लिया, वापस बुला लिया, ठीक है। उसके बाद तीसरा स्टेप ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। जब यहां पे बेटा हमारा यूरिन बन रहा है तो ब्लड में से कुछ चीजें सिक्रीट होके इसमें आ गई और फाइनली यूरिन बन गया एंड उसको हमने अपनी बॉडी से बाहर निकाल दिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लांट भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, वो भी तो कुछ रिमूव करेंगे, उनके पास भी वेस्ट बनेगा। तो प्लांट क्या करते हैं बेटा, जो भी वेस्ट बना, फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस के टाइम पे क्या था बेटा, ऑक्सीजन वेस्ट था, तो वो क्या करते हैं बेटा, अपने स्टोमेटा की मदद से उसको बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। उसके अलावा बेटा जो एक्सेस वाटर है वो भी ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस से बाहर निकल जाता है। जो पुरानी लीव्स हैं, बार्क ऑफ द ट्री है, वो झड़ जाती है ना, शेड हो जाती है। बहुत सारे प्लांट्स में क्या होता है बेटा, उनके वैक्यूल्स के अंदर पुराना सब्सटेंस क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है, वेस्ट इकट्ठा हो जाता है। आपने कुछ इस तरीके के सब्सटेंस निकलते देखे होंगे प्लांट में से, प्लांट्स का ये वेस्ट होता है। तो इस तरीके की चीजें प्लांट्स क्या करते हैं बेटा, लेटेक्स, रेजिन, गम्स, ये सब प्लांट्स क्या करते हैं, अपने ओल्ड जाइलम में स्टोर करके रखते हैं। इसके अलावा हमारे प्लांट्स जो होते हैं बेटा, सोइल के अंदर अपने रूट्स की मदद से वेस्ट निकाल देते हैं। और इसी के साथ हमने क्या कर लिया, फटाफट से हमारा चैप्टर लाइफ प्रोसेस हमने कर लिया रिवाइज। आई होप आप सभी को ये चैप्टर का रिवीजन क्विक तरीके से अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक इट प्लीज ड्रॉप सम सनफ्लावर्स इन द कमेंट। बाय बुक इज नॉट पोटैटोज।